ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ द ड्यूटेरॉन। देखो, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंटम का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मोमेंट का फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। ये 3z² माइनस आर स्क्वायर पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में मैंने, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, ये तो अपन ने शायद पढ़ ही रखा है, मैंने इससे प्रीवियस यूनिट 1 में पढ़ा ही रखा है आपको। लेकिन जब अपन ड्यूटेरॉन की बात करते हैं, तो ड्यूटेरॉन के अंदर जो क्वाड्रुपोल मोमेंट होता है, उसमें जो कंट्रीब्यूशन आता है वो न्यूट्रॉन का नहीं आता है, वो सिर्फ किसका आता है, प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन आता है, क्योंकि चार्ज होना चाहिए और चार्ज न्यूट्रॉन के पास नहीं होता है, सिर्फ प्रोटॉन के पास होता है। तो हमारे पास प्रोटॉन का निकालेंगे। तो सबसे पहली बात, 3z² जो माइनस आर स्क्वायर आएगा वो तो ठीक है, लेकिन ये हमारे पास में जो डिस्टेंस होती है, आपने देखा होगा क्लासिकली जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो वो 1/2 और 3z² माइनस आर स्क्वायर आता है। अब यहाँ पर ये 1/2 की जगह, क्योंकि हम केवल प्रोटॉन ले रहे हैं, सो ये इसका भी हाफ हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। वाई? बिकॉज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दोनों का जो सेंटर होता है, सेंटर ऑफ मास होता है, उससे ली जाती है। सो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, अगर वो मान लीजिए टोटल आ रही है आर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जब क्वाड्रुपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं तो ओरिजिन मान लीजिए यहाँ लेते हैं, तो यहाँ के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसलिए जो एक्चुअल फॉर्मूले में 1/2 आता है, उसकी जगह एक्स्ट्रा 1/2 का फैक्टर आएगा और हमारे पास क्वाड्रुपोल मोमेंट आ जाएगा ये, ठीक है। तो द क्वाड्रुपोल मोमेंटम ऑपरेटर इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब z जो होता है वो हमारा क्या होता है, r cos थीटा। तो यहाँ पर z की जगह r cos थीटा रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाहर आ जाएगा। जो ये वाला टर्म है r²/4, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, r²/2 को तो बाहर रहने देंगे और 3 cos² थीटा माइनस 1/2 को अंदर रहने देंगे। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म होती है, ये लेजेंड्रे पॉलिनोमियल होता है। हम जानते हैं लेजेंड्रे पॉलिनोमियल में pl cos थीटा होता है, उसमें से अगर हम l की वैल्यू 1 रखते हैं, p1 cos थीटा रखते हैं, तो उसकी वैल्यू तो आती है 1। लेकिन p2 cos थीटा जो होता है, p2 cos थीटा निकालते हैं लेजेंड्रे पॉलिनोमियल में, तो उसका फॉर्मूला होता है 3 cos² थीटा माइनस 1/2। तो ये बेसिकली p2 cos थीटा है और साथ में क्या हो जाएगा, r²/2 आ जाएगा, जहां पर p2 cos हमारे पास ये हो जाएगा cos² थीटा अपॉन 2। चलिए, अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं Q की। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लगा दी एक्सपेक्टेशन वैल्यू और यहाँ पर भी लगा दी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो पूरी J स्टेट में लेते हैं, J स्टेट में तो हमारे पास Q OP पे लग जाएगा, इधर r²/4 और इस पे हमारे पास लग जाएगा J। अब हमारे पास में क्या करना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू में हमें सारे वेव फंक्शन जो पॉसिबल है वो लेना पड़ेगा। ड्यूटेरॉन के लिए हम जानते हैं हमारे पास φs और φd वेव फंक्शन थे, प्रीवियस लेक्चर में हमने देख ही लिया है। सो हमारे पास 3 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। QOP ऑपरेटर जो है वो φs और φs के बीच में, फिर φs और φd के बीच में, और फिर φd और φd के बीच में। यहाँ पर आपको 2 का फैक्टर समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हमारे पास में जो फाई था वो कितना था, φs प्लस φd था। तो हमारे पास यहाँ पे अगर अपन क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट का मतलब स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 2ab आएगा। सो a² से आपको φs का स्क्वायर मिल जाएगा, b² से आपको φd का स्क्वायर मिल जाएगा और 2ab, तो 2ab में आपको पास φs डॉट φd आएगा, बीच में क्वाड्रुपोल मोमेंट आ जाएगा ये। तो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्लियर हो गई है। नाउ अगर हमारा सिस्टम जो है स्फेरिकली सिमेट्रिक है, सो प्रीवियस यूनिट में मैंने बताया था कि जो स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए क्वाड्रुपोल मोमेंट 0 होता है, और हमारे पास प्रोलेट के लिए क्वाड्रुपोल मोमेंट पॉजिटिव होता है और ऑपलेट के लिए क्वाड्रुपोल मोमेंट नेगेटिव होता है। तो अगर अपन स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं सो Q हो जाएगा 0, और एस स्टेट जो होती है, एस स्टेट में आपने देखा होगा एस स्टेट के अंदर L=0 होता है और एस स्टेट हमेशा स्फेरिकली सिमेट्रिक होती है। सो आपका जो फर्स्ट टर्म है φs जो है, φs वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो लास्ट के जो 2 टर्म है बस वही सर्वाइव करेंगे, तो वो 2 टर्म हमने यहाँ पर लिख लिए। Now, from the theory of addition of angular momenta in quantum mechanics, it is known as the spin angle function, ये वाला can be expressed as linear combination of the function y(L)ml and y(S)ms, ठीक है। और अब अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम होते हैं उसमें हमारे पास में 2 वेव फंक्शन लेंगे। एक तो होगा जो एंगुलर मोमेंटम से रिप्रेजेंट होगा ऑर्बिटल, और एक होगा स्पिन से रिलेटेड। L से रिलेटेड जो वेव फंक्शन होगा उसे हम y(L)ml लिखेंगे, ठीक है। और जो S से रिलेटेड होगा वो वैसे तो हमें लिखना चाहिए S(ms),
लेकिन हम थोड़ा सा नोटेशन चेंज करवाने के लिए इसकी जगह दूसरा यूज करेंगे, y की जगह हम क्या यूज करेंगे, काई, और काई के नीचे हम लिख देंगे s एंड ms, बस ये ध्यान रखना। तो ये वाला वेव फंक्शन हमारा ऑर्बिटल वाला पार्ट और ये वाला फंक्शन हमारा स्पिन वाला पार्ट। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको। तो देखो y l ml तो ऐसे लिखेंगे, y s ms की जगह हम काई s ms लिख लेंगे। नाउ जो y l ml है स्फेरिकल हार्मोनिक है, इट इज द साइमल्टेनियस आइगेन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर एंड एल जेड, हम अच्छे से जानते हैं। और इसकी आइगेन वैल्यू जो होती है एल स्क्वायर की वो तो होती है एल एल प्लस वन, और जो एल जेड होती है उसकी आइगेन वैल्यू एम एल होती है। सिमिलरली हम जानते हैं कि जो काई होगा स्पिन वाला होगा वो किसका आइगेन फंक्शन होगा, एक्स स्क्वायर का होगा, और उसकी आइगेन वैल्यू एस एस प्लस वन होगी, और उसी तरह से वो एस का एस जेड का होगा, एस जेड की आइगेन वैल्यू कितनी होगी, एम एस होगी। तो अगर हमें ये हमारा पूरा जे एल एस एम इसको एक्सप्रेस करना है तो दो समेशन लगेंगे, एक समेशन हमारा एम एल पे लगेगा, एक समेशन हमारा एम एस पे लगेगा। और क्योंकि हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, अब हम यहाँ पे कौन सा चीज लगा रहे हैं, वही लगा रहे हैं जैसे इफ यू रिमेम्बर टोटल वेव फंक्शन होता है समेशन सी एन साई एन और समेशन एन पे लग जाता है। यहाँ पर भी हम वही कर रहे हैं, जो वाई है जे एल एस उसको क्या कर रहे हैं, समेशन एम एल पे लग जाएगा एंड समेशन एम एस पे लग जाएगा, और हमारे पास कोफिशिएंट आना चाहिए, तो कोफिशिएंट हमने लिख लिया सी एल एस। ठीक है, सो कोफिशिएंट हम लिख रहे हैं यहाँ पे सी एल एस। अब ये ब्रैकेट में थोड़ा सा समझा रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं कुछ चीजें। ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं कि एल एस लिखा है तो ब्रैकेट में यहाँ पे एम एल और एम एस लिख दिया और जे और एम लिख दिया, है ना, वो ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, बट दिस इज जस्ट द कोफिशिएंट जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यूज किया गया है। अब हम समेशन किस पे लगाएंगे, क्योंकि हम y निकालना चाहते हैं तो हमें वेव फंक्शन चाहिए, तो वेव फंक्शन l के करस्पॉन्डिंग कौन सा था, y l m l जो कि यहाँ पे आ गया, और स्पिन का कौन सा था, काई s m s जो कि यहाँ पे आ गया। ठीक है, नाउ इट इज नोन एज द क्लेब्स गॉर्डन कोफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका टॉपिक है सिलेबस में शायद। ये जो सी एल एस है ये हमारे पास बेसिकली इनको कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, नाम याद रखना, क्लेब्स गॉर्डन कोफिशिएंट। इसकी सही स्पेलिंग मेरे ख्याल से ये होती है CLEBSCH, क्लेब्स गॉर्डन कोफिशिएंट। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हम जानते हैं कैपिटल एम जो था, जो हमने इसमें लिखा था y के ऊपर, मैंने बताया था कि प्रीवियस लेक्चर में ये mj ही होता है, और mj का फॉर्मूला क्या होता है, ml प्लस ms होता है ना। सो जो m होता है वो ml प्लस ms है। तो हम क्या करेंगे, जो समेशन लगा हुआ है इसका मतलब ml और ms पे जो हम समेशन लगा रहे हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर वो रिलेटेड है तो डबल सम को हम सिंगल सम में कर लेते हैं, सिंगल समेशन हमने लगा दिया, उसी पे ml और ms आ जाएगा, और हमारा कोफिशिएंट एज इट इज है और वेव फंक्शन एज इट इज है, तो हमने डबल सम को सिंगल सम में रिड्यूस कर दिया। अब यहाँ पे कुछ स्फेरिकल हार्मोनिक दिए हुए हैं एस और डी स्टेट के लिए, जो कि आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। हमारे पास जो y101 होता है उसका ये वैल्यू आता है, और y121 क्योंकि ये हमारे पास है 3s1 स्टेट के लिए और ये हमारे पास है 3d1 स्टेट के लिए, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, नाउ फर्दर j इज इक्वल्स टू 1, l इज इक्वल्स टू 2 एंड s इज इक्वल्स टू 1। इस कंडीशन में ये देखो 121 यानी किसकी बात हो रही है, y121 जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ठीक है, इसके लिए हमारे पास ms की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि आपके पास s की वैल्यू 1 है, s की वैल्यू जब 1 होती है तो ms की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, +1 0 -1 हो सकती है, क्योंकि जब आप l इक्वल टू 1 करते हैं तो ml की वैल्यू क्या होती है, -l से +l जाती है, तो -1 0 +1 होती है। तो अगर s इक्वल टू 1 ले लिया तो ms की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, -1 0 +1। सो ये ms की वैल्यू आ गई, और क्योंकि आपने l इक्वल टू 2 लिया है, सो l इक्वल टू 2 लेने की वजह से ml की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 से लेके -2 तक। ठीक है, अब हम जानते हैं फाइस जो था वो हमारा क्या था, v/r काई s था, और काई s को हमने क्या बोला, y101। सिमिलरली जो फाई डी था वो प्रीवियस लेक्चर से w/r था, साथ पे काई डी लिखा हुआ था, और काई डी जो था वो हमारे पास ये वाला था। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, सब कुछ हमें पता चल गया। सो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास में कौन सी है, इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास में ये रही। देखो एक बार इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखो, ये सारी वैल्यूज जो है इस इक्वेशन नंबर 4 में हम यहाँ पर पुट करेंगे इसमें। तो सॉल्यूशन नहीं करेंगे, फिर से स्किप कर रही हूँ। हमें फाई एस की वैल्यू मिल चुकी है, फाई डी की वैल्यू मिल चुकी है, क्यू ओ पी की वैल्यू मिल चुकी है, सबकी वैल्यू है। सो कौन कौन सी इक्वेशन कहाँ कहाँ पे रखनी है हमें, देखो यूजिंग इक्वेशन 1, 7, 8,
9, इन सब का यूज हम इक्वेशन 4 में करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें क्वाड्रुपोल मोमेंट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलती है ये। लेकिन क्योंकि हमने देखा था कि जो ड्यूटर ऑन ग्राउंड स्टेट होता है वो प्रीडोमिनेंटली एस स्टेट में होता है, और एस स्टेट की इसलिए हमारे पास इस क्वाड्रुपोल मोमेंट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू में जो फर्स्ट टर्म है ये डोमिनेट करेगा। ठीक है, ये डोमिनेट करेगा विच कॉन्ट्रीब्यूट्स मच मोर देन द सेकंड, देयरफॉर क्यू का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, जो फर्स्ट टर्म है सिर्फ वो आएगा, और फर्स्ट टर्म आपके पास ये है। तो ये है इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट ऑफ ड्यूटेरॉन।